नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और ये डिजिटल बुलेटिन लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आपको पता है कि हर रोज मैं आपके सामने दिन भर की तमाम बड़ी खबरें पूरी पड़ताल के साथ, पूरी जानकारी के साथ रखता हूं। इस डिजिटल बुलेटिन का मकसद यही कि दिन भर में कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। जो भी आपके आसपास में, परिवेश में, समाज में, देश में या फिर विदेश में घटना घटी है, उसकी पूरी सूचना पड़ताल के साथ हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं इस बुलेटिन के जरिए। आज इस बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिसका सीधा वास्ता हमसे है, आपसे है। दरअसल पेट्रोल डीजल को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज आप इसे कह सकते हैं कि देश के कई हिस्सों से हमें सूचना मिल रही है कि वहां पर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की किल्लत है। जी हां, पेट्रोल डीजल की किल्लत की सूचना मिल रही है और ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों के मन में तमाम तरह के संशय भी आ रहे हैं। तेल कंपनियों के अपने तर्क हैं। उनका यह कहना है कि दरअसल उन्हें घाटा हो रहा है, इस घाटे को पाटने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब सवाल यह कि आखिर ये कौन सा घाटा है, इसके जरिए कौन से घाटे को पाटा जाएगा। इन सब के बीच राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है। कांग्रेस का दरअसल ये कहना है कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो फैसले हैं, उनकी वजह से इस तरीके के हालात बने हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। यूपी से लेकर एमपी और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक देश के इन राज्यों के कई इलाकों में पेट्रोल डीजल का संकट खड़ा हो गया है। तो राजधानी जयपुर समेत पूरे राज्य में 2000 से ज्यादा ऐसे पेट्रोल पंप हैं जिन्हें अब ड्राई की श्रेणी में रख दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एबीपी न्यूज की टीम जब पेट्रोल की पड़ताल के लिए निकली तो परेशान करने वाली जानकारी मिली। हालात ये हैं कि कंपनियों से सप्लाई कम आ रहा है। अभी हालात ये है कि 2 या 3 दिन में लोड हमारे डीलरों को मिल पा रहा है। एक 2 दिन वो ड्राई हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के संकट के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्रीलंका जैसा संकट बन रहा है। और अब बात करेंगे रांची हिंसा की। आपको पता है रांची में किस तरीके से हिंसा हुई थी और कहा यह गया था कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया है और इन सब के पीछे साजिश की तमाम कड़ियां सामने आ रही थीं। इसके बाद हुआ यूं कि ऐसे 33 आरोपी इस हिंसा के पाए जा रहे थे जिनके बाकायदा पोस्टर लगवाए गए। लेकिन आज अप्रत्याशित घटनाक्रम में वो तमाम जो आरोपियों के पोस्टर लगाए गए थे वो हटा दिए गए। तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन सब के पीछे क्या वजह है। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो सवालों के घेरे में हैं, कुछ तो अपने बयानों की वजह से भी और कुछ इस तरह के जो फैसले हैं उनकी वजह से भी। रांची में हिंसा के आरोपियों के पोस्टर्स को हटा दिया गया है। पुलिस ने कुछ देर पहले ही 33 उपद्रवियों के पोस्टर्स लगाए थे, चिपकाए थे, लेकिन थोड़ी देर पहले ही इन पोस्टर्स को हटा लिया गया है। पोस्टर हटाने के पीछे की वजह क्या है, हालांकि ये तो अभी साफ नहीं हुआ है। पोस्टर्स राज्यपाल के आदेश से लगाए गए थे, हालांकि हटाने का फैसला किसका है ये साफ नहीं है। तो ये वो पोस्टर्स जो अब से कुछ देर पहले लगाए गए थे, लेकिन अब पुलिस ने इन पोस्टर्स को हटा लिया है। यानी रांची हिंसा में जो कथित उपद्रवी थे, ये पोस्टर्स उनके लगाए गए थे। शशांक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। शशांक, क्या वजह इन पोस्टर्स को हटाने की? उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा लगे हुए हैं और पुलिस की दबिश जो है वो चल रही है। जी देखिए, यूपी में जिन लोगों ने हिंसा भड़काया उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, पोस्टर लग रहे हैं। लेकिन झारखंड थोड़ा पीछे चल रहा था, लेकिन आज पोस्टर लगा राज्यपाल के आदेश पर। कल राज्यपाल ने डीजीपी, यहाँ के एसएसपी, डीसी को मीटिंग के लिए बुलाया था। जो हिंसा हुई थी उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, तो उन्होंने साफ स्पष्ट निर्देश दिया था कि जो भी उपद्रवी है उनका पोस्टर आप चौराहे पर लगाइए ताकि पब्लिक भी उनको जान सके और आप पुलिस की मदद कर सके। आज आनंद फानन में जो राजभवन का इलाका है वहाँ पर एक पार्क है, उसके गेट पर पोस्टर लगाया गया, लेकिन 5 मिनट के बाद ही जिन लोगों ने पोस्टर लगाया था उसको उन्होंने उतार दिया। वो लोग नगर निगम के लोग थे। उनसे सवाल किया गया कि आपने इसको लगाया फिर क्यों हटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, हम इसको हटा रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले झारखंड पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें कहा गया है कि उस पोस्टर में कुछ संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, इसलिए उस पोस्टर को राजभवन के पास से उतारा गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पोस्टर ठीक से नहीं लगाया गया था, क्या सारी तस्वीर उसमें नहीं दी गई थी इसलिए अमेंडमेंट हो रहा है। और अब बात करेंगे राहुल गांधी की। लगातार दूसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ की है। आपको पता है नेशनल हेराल्ड से जुड़ा ये पूरा मामला, आर्थिक अनियमितताओं के उन पर आरोप लगे हैं और इस मामले में कल भी बहुत लंबी पूछताछ हुई थी राहुल गांधी से, कई घंटे की पूछताछ हुई थी और देर रात वो प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से, ईडी के दफ्तर से बाहर आए थे। आज भी उनसे बहुत लंबी पूछताछ हुई है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के साथ आज एक बार फिर राहुल गांधी का कारवां कांग्रेस दफ्तर पहुंचा। राहुल के साथ बहन प्रियंका भी मौजूद थी।
राहुल आज दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ में शामिल हुए, लेकिन उससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में मंथन हुआ। राहुल के एक तरफ अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और मल्लिका अर्जुन खड़गे बैठे नजर आए, तो दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और अधीर रंजन चौधरी नजर आए। राहुल पहले अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के साथ चर्चा करते दिखे, उसके बाद केसी वेणुगोपाल के साथ हल्के फुल्के मूड में बात की। फैलाई जाती है। थोड़ी देर बाद राहुल ईडी दफ्तर के लिए बढ़ने लगे, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता भी कांग्रेस का झंडा थामे पीछे पीछे चलने लगे। राहुल जिंदाबाद के नारे फिर से बुलंद होते गए। 24 अकबर रोड पर स्थित कांग्रेस दफ्तर वाले इलाके में आज सुबह से ही धारा 144 लागू थी। जब कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल की गाड़ी के साथ चलने लगे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जो जवान हैं वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनको वहां पर रोक रही है। और ये जो तस्वीरें हैं ये एक तरीके से कन्फ्रंटेशन भी है। एक मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके साथ में दीपेंद्र हुड्डा जो कि सांसद है, वो आगे बढ़ रहे थे राहुल गांधी के पीछे पीछे। तो उनको ये पहला बैरिकेड तो वो पार करके आगे आ गए हैं, लेकिन दूसरे बैरिकेड पर उनको रोक दिया गया है। बावजूद इसके कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ जाने पर अड़ी रहे। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। मोदी जी, आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सर नहीं। आप आइए, पकड़िए, जेल में डालिए, आजीवन कारावास दीजिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संग्राम के बीच राहुल बहन प्रियंका के साथ ईडी दफ्तर पहुंच गए। ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक आज राहुल गांधी से शेयर पैटर्न को लेकर पूछताछ हुई और उनसे सवाल किए गए। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड में कुल कितने शेयर थे? एजीएल के शेयर आपने कितने रुपए में खरीदे? एजीएल के कितने शेयर खरीदे गए? शेयर खरीदने की पेमेंट किस अकाउंट से की गई? ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे समेत यंग इंडियन कंपनी को भी आरोपी बनाया गया था। इसी एफआईआर के तहत राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है और इसी एफआईआर के तहत सोनिया गांधी को भी पेश होने के लिए सम्मन जारी किया गया है। इसी एफआईआर के तहत इस मामले के अन्य आरोपियों से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। इससे पहले कल ईडी ने राहुल गांधी से 2 चरणों में करीब 10 घंटे तक सवाल जवाब किए। कांग्रेस हेराल्ड केस में ईडी की जांच को गांधी परिवार के खिलाफ साजिश बता रही है, लेकिन बीजेपी का हमला जारी है। श्री राहुल गांधी ने मुट्ठी भर उद्योगपतियों के नुमाइंदे बने प्रधानमंत्री से सवाल कर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। आश्चर्य का विषय कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पर ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे, उसमें कहीं न कहीं कानून से ऊपर अपने आप को मानेंगे। इस मामले में साल 2011 में कोलकाता की डोटेक्स कंपनी ने यंग इंडियन कंपनी को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया था। बाद में जब आयकर विभाग ने उस मामले की जांच शुरू की तो डोटेक्स कंपनी को बनाने वाले मालिक ने जांच एजेंसी के सामने दिए बयान में कहा कि उसकी ये कंपनी एक जमा खर्ची कंपनी थी, यानी शेल कंपनी थी। लेकिन अब तक हेराल्ड केस पर राहुल गांधी चुप है। उन्होंने आज कबीर जयंती के मौके पर एक दोहा ट्वीट किया। क्या इस दोहे के जरिए राहुल गांधी हेराल्ड केस में पाक साफ होने का इशारा कर रहे हैं? और बात करेंगे मोदी सरकार के मिशन रोजगार की। जी हां, जिस तरीके से नौकरियों की बात अब सरकार कर रही है और बाकायदा अग्निपथ नियुक्ति योजना के तहत नौकरी देने की बात है, सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि अब जाकर सरकार को यह जरूरत क्यों महसूस हो रही है कि इतनी नौकरियां लोगों को दी जाए, युवाओं को दी जाए, जबकि काफी समय से अपने देश में नौकरियों को लेकर हाहाकार की स्थिति है। युवाओं का लगातार आरोप है कि उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो इसे अब 2024 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि जो नौजवानों में असंतोष है उसे पाटने की कोशिश की जा रही है इन स्कीम्स के जरिए। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि वाकई में इसकी वजह से क्या कुछ लोगों को नौकरियां मिल पाएंगी या फिर
पूर्व में जैसा हमने देखा है, और न सिर्फ बीजेपी सरकार में बल्कि विभिन्न पार्टियों की जो सरकारें रही हैं, कि नौकरियों के दावे वादे तो चुनाव के दौरान कर दिए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद हर सरकार लोगों को नौकरियां देना भूल जाती है। ये दो तस्वीरें देश के युवाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकती हैं। केंद्र सरकार जल्द ही सभी मंत्रालयों और विभाग में 1.5 साल के भीतर 10 लाख पदों को भरेगी। वहीं रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती करेगा। 2024 के आम चुनाव में 2 साल से भी कम का वक्त बचा है और सबसे बड़े सियासी रण से पहले मोदी सरकार बेरोजगारी के मुद्दे को नेस्तनाबूद करने के मिशन में जुट गई है। पीएमओ ने आज ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी ने आज सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा की। पीएम मोदी ने 1.5 साल में 10 लाख पदों को भरने का आदेश दिया। अगर पीएमओ के इस ट्वीट को डिकोड करें तो दिसंबर 2023 तक 1.5 साल पूरे होंगे। 1.5 साल पूरे होने में 548 दिन बाकी हैं। 548 दिनों में सरकार का टारगेट 10 लाख नौकरियां देना है, यानी अगले 1.5 साल में हर दिन 1825 नौकरियों का लक्ष्य है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सेना में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की। यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल। अग्निपथ सेना में भर्ती के लिए सरकार का नया प्लान है, जिसका मकसद सेना में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके देना भी है। अग्निपथ योजना के तहत आवेदन के वक्त उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। नौकरी की अवधि ट्रेनिंग समेत 4 साल की होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आकर्षक वेतन भी मिलेगा। रिटायर होने की उम्र औसतन 26 साल की होगी। सेना के अवार्ड मिलेंगे, लेकिन पेंशन का विकल्प नहीं होगा। साफ है कि रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार मिशन मोड में जुट गई है और इसके जरिए सरकार राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर सफलता की नई इबारत लिखने की तैयारी कर रही है। रोजगार के जरिए मोदी सरकार की नजर 2024 लोकसभा चुनाव में युवा वोटरों पर है। दूसरी तरफ रोजगार सृजन से आर्थिक चुनौतियों को भी साधने की कोशिश है। भारत दुनिया की सबसे युवा शक्ति है। भारत की कुल आबादी की 66% आबादी 35 साल या उससे कम उम्र की है और बीजेपी साल 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए इसी युवा आबादी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। और रोजगार ऐसे मुद्दे पर अगर ये युवा आबादी बीजेपी के साथ आ जाती है तो उसकी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने की राह काफी आसान हो सकती है। युवाओं के वोट से सत्ता की राह सुगम होगी तो अर्थव्यवस्था का पहिया भी तेजी से घूमेगा। भारत की अर्थव्यवस्था अभी $3 ट्रिलियन की है। अगर सभी युवा रोजगार के दायरे में आएंगे तो 2023 में ही देश की इकोनॉमी $9 ट्रिलियन की हो जाएगी और 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था $40 ट्रिलियन पार कर जाएगी। अगर युवाओं को रोजगार के मौके नहीं मिले तो ये शक्ति देश के लिए बोझ बन जाएगी और विपक्ष के तीखे सवाल तो अभी से शुरू हो गए हैं। इसे बोलते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में 50 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी है। इस देश में 28 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। अब ट्विटर खेलकर प्रधानमंत्री कितनी देर तक हम सबको भटकाएंगे। आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने। और ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो 10 लाख क्यों दे रहे हैं आप? बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन अब जिस तरह से यूपी से लेकर दिल्ली तक में पीएम मोदी एक्शन मोड में दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि युवाओं के अच्छे दिन आने वाले हैं। और अब सत्येंद्र जैन मामले की बात करेंगे। आपको पता है कि सत्येंद्र जैन से पूछताछ हो रही है और इस पूरे मामले में दरअसल एक बड़ा दिलचस्प सा मोड़ ये आ गया। सत्येंद्र जैन की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से तर्क ये दिया गया कि कोरोना की वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है और इसीलिए कई तरह की जानकारियां वो नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो जांच एजेंसी है उसका सीधा आरोप यह है कि दरअसल पूछताछ में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूरी खबर देखिए।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस, इस केस में दिल्ली के मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन ने ईडी की पूछताछ में कहा है कि कोरोना होने की वजह से उनकी याददाश्त पर असर पड़ा है, इसीलिए वो केस से जुड़ी कुछ बातों पर सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। गौरतलब है कि कोर्ट में ईडी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन जांच में सहयोग नहीं कर रहे, सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं। और अब बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ईडी की पूछताछ में कहा कोरोना की वजह से उनकी याददाश्त पर असर पड़ा। सत्येंद्र जैन साहब को कोविड जो है बड़ी सीवियर तरीके से हुआ था, यहाँ तक कि वो डेथ बेड पे थे। बड़ी मुश्किल से जो है रिवाइवल हुई है। और कोविड का आप भी जानते हैं भाई, मेरे को भी कोविड हुआ है, मेरी भी मेमोरी के लॉसेस हैं। अब मैं भी बीच बाच में नाम भूल जाता हूँ कभी कभार। मैं इस तरह की बात है कि जिन लोगों से 20 साल से मेरे संपर्क है, एकदम नाम नहीं आता दिमाग में। कुछ कोविड की इस तरह की इफेक्ट्स हैं, टाइम लगेगा ठीक होने में, तो कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही है। और इनकी तो और ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी, ये तो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, हम तो घर पे ठीक हो गए। तो ये सत्येंद्र जैन के वकील को आप सुन रहे थे। देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी लॉन्ग कोविड के असर के बारे में बात कर चुके हैं। और इस सब के बीच अब ये जो बात कही जा रही है सत्येंद्र जैन की तरफ से कि साहब उनकी याददाश्त पर असर पड़ा है कोविड की वजह से, इस वजह से वो सवालों के सही जवाब नहीं दे पा रहे। इस पर बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वो ये याददाश्त कमजोर होने वाला जो बयान सत्येंद्र जैन की तरफ से दिया गया है, इसे बयान से ज्यादा बहाना बता रहे। केजरीवाल जी ने ऐसे मंत्री भी रखे हैं जिनकी याददाश्त कम होगी या चले गई, वो डिपार्टमेंट क्या चलाते होंगे। और मैं हिमाचल के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये इनके प्रभारी ऐसे लगे हैं जिनकी याददाश्त नहीं है भाई। मिलों भी तो कल को याद रखेंगे नहीं रखेंगे कोई पता नहीं। और अब बात करेंगे देश भर में जो आपने पिछले दिनों में हिंसा की घटनाएं देखी, सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई। कई सवाल खड़े हुए कि क्या इन सब के पीछे कोई खास पैटर्न है, कोई साजिश है, कौन है आखिर इनके पीछे। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही वक्त में देश के अलग अलग शहरों में एक सी वारदात हो और तरीका बिल्कुल एक, मोडस ऑपरेंडी जिसे हम कहते हैं, यानी पत्थर फेंकने के लिए उसी तरीके की सारी चीजें की गई जैसा कि बाकी जगहों पर किया जाता है। तो देश भर से जो इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और अब तक की जांच में यह बात सामने आ रही है कि इन सब के पीछे टेरर फंडिंग से लेकर कई संगठनों के हाथ भी हो सकते हैं, उनके हाथ हैं। और व्हाट्सएप को कैसे एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है इस मामले में, व्हाट्सएप के जरिए कैसे हिंसा की इन घटनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, आपको हम दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में नमाज के बाद हिंसा और उपद्रव हुआ। हिंसा की इन तस्वीरों को देखकर जो सवाल परेशान करता है वो ये कि अचानक हजारों की भीड़ पत्थर फेंकना आखिर कैसे शुरू कर देती है। ऐसा क्या होता है कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के समझाने और अपील करने के बावजूद स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है। दरअसल ये उपद्रव सिर्फ किसी विवाद की प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि ये हिंसा की साजिश का हिस्सा होती है। और हिंसा का प्लेटफॉर्म बनने का काम करता है व्हाट्सएप। भारत की बात में आज देखिए हिंसा के नए हथियार का व्हाट्सएप पर हमारी ये रिपोर्ट। पूरी सड़क जो है ये पत्थरों से पट गई है, पूरी सड़क पत्थरों से पट गई है। देखिए लगातार पथराव किया जा रहा है, यहाँ पर पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। पीटा भी गया, पत्थर भी चला। समझा जा सकता है कि ये प्री प्लांट है, पहले से तैयारी की गई रही होगी। नहीं, एक साथ इतने ईंट पत्थर कहीं रखे हुए मिल नहीं सकते हैं। तो पूरा अटाला इलाके के जो भी सड़कें हैं इसी तरीके से आपको पत्थरबाजी से पटी हुई नजर आ रही होगी। अगर प्लानिंग ना होती तो हिंसा की बारिश करने वाले ये पत्थर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कैसे जमा हो जाते हैं।
बिना फुल प्रूफ प्लानिंग के हजारों लोगों की भीड़ कानून तोड़ने के अंजाम से बेखौफ कैसे सारी हदें लांघ जाती है। तारीख थी 10 जून, दिन था शुक्रवार, लेकिन देश के उत्तर में प्रयागराज से लेकर पूरब में रांची तक हिंसा का तांडव होता रहा। पत्थरबाज उपद्रव मचाते रहे और पुलिस को ही अपना निशाना बनाते रहे। दोनों शहरों में उठती आग की लपटें बता रही थी कि शहर की शांति जल रही है। रांची में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 11,500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि प्रयागराज हिंसा को लेकर 5,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हैरान करती है ना ये बात कि जो भीड़ मस्जिदों के भीतर इबादत के लिए जाती है, वो नमाज खत्म होते ही उपद्रव मचाना कैसे शुरू कर देती है। इस सवाल का जवाब है हिंसा का वो नया हथियार जो साजिश रचने और उसके अंजाम तक पहुंचने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। हिंसा के उस नए हथियार का नाम है व्हाट्सएप। कानपुर से लेकर प्रयागराज और रांची तक हिंसा को अंजाम तक पहुंचाने में व्हाट्सएप के हथियार का इस्तेमाल कैसे हुआ वो समझिए। तस्वीरें प्रयागराज के अटाला इलाके की हैं, जहां 10 जून को जुमे की नमाज के बाद भीषण उपद्रव हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खुलासा हुआ है कि इलाके की हर छोटी बड़ी मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजी जुटे थे। नमाज के बाद भी भीड़ अचानक तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसमें कई नए चेहरे भी शामिल थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा में भाड़े पर बाहर से उपद्रवी बुलाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज के खुल्दाबाद के एक पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में बाइक सवार पहुंचे थे। इन बाइक सवारों के साथ इलाके का हिस्ट्री शीटर भी मौजूद था। बवाल के लिए फंडिंग होने की जानकारी भी सामने आ रही है। जांच एजेंसी लगभग 225 खातों को खंगाल रही है और जानकारी के मुताबिक युवा और किशोरों को पत्थर फेंकने के लिए पैसे दिए गए थे। पैसों के साथ साथ गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भी भरवाया गया था। प्रयागराज में हिंसा वाले दिन भी हमने आपको दिखाया था कि पत्थर फेंकने वाली भीड़ में ज्यादातर किशोर और बच्चे तक शामिल थे। जो तस्वीरें ये देखने में आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-12, 14-14 साल के बच्चे हैं, उनको आगे करके पथराव किया जा रहा है। जो एक तो बहुत छोटा बच्चा है जो शायद 8 साल 9 साल की उम्र का होगा, वो आगे आकर के पथराव कर रहा है, उसे शायद इसका अंजाम भी नहीं पता होगा। और ये छोटे छोटे बच्चे लगातार पथराव कर रहे हैं। लोग गलियों के बाहर चले आए हैं। जिनको उकसाया गया नाबालिग हैं, उन पे हम विचार करेंगे अगर वो खराब प्रवृत्ति के नहीं होंगे, लेकिन गिरफ्तारियां हार्ड कोर क्रिमिनल्स की होंगी, जिन्होंने साजिश रचा है, जिन्होंने उकसाया है छोटे छोटे बच्चों को, उनकी होंगी। ये तो हुई प्रयागराज हिंसा को साजिश बताने वाले तारों की बात, लेकिन इस साजिश को खड़ा करने में व्हाट्सएप ने कैसे भूमिका निभाई, अब जरा उस पर गौर फरमाते हैं। प्रयागराज हिंसा और व्हाट्सएप की कड़ी के तौर पर जावेद पंप का नाम सामने आ रहा है। जावेद पंप को प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जावेद पंप वो शख्स है जिनका घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। तो गली को खाली कराए जाने की प्रक्रिया है, वो अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यहाँ पर कार्रवाई होनी है, इस इलाके को लोग खाली कर दें। और देखिए यहाँ पर बुलडोजर की भी एंट्री हो गई है। और देखिए ये बुलडोजर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की दूरी रह गई है और किसी भी वक्त पहला जो है वार किया जा सकता है मकान पर। और देखिए ये बुलडोजर उठ गया और ये पहला वार भी हो गया है।
11 जून को जावेद पंप की गिरफ्तारी हुई थी और 12 जून को प्रयागराज प्रशासन ने जावेद पंप के करीब 5 करोड़ की कीमत वाले बेहद आलीशान 2 मंजिला मकान को मलबा बना दिया था। हालांकि इस घर को लेकर भी विवाद है कि घर जावेद का नहीं बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा का है। विवाद की पूरी कहानी विस्तार से हमने आपको सोमवार को भारत की बात में दिखाई थी, लेकिन फिलहाल चर्चा प्रयागराज हिंसा में व्हाट्सएप कनेक्शन की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के हवाले से जो बात कही जा रही है वो ये कि प्रयागराज के करेली के सामाजिक कार्यकर्ता जावेद पंप ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विरोध की साजिश रची थी। 10 जून को बाजार बंद करने का ऐलान करवाया। विरोध के समर्थन में लोगों ने जुमे के दिन बाजार बंद रखे और पुलिस पर हमला करना इसी साजिश का हिस्सा था। और हिंसा की व्हाट्सएप वाली साजिश के ऐसे सबूत रांची में भी मिले हैं। ईटा भी गया, पत्थर भी चला, वहाँ पर गोली भी चला। उपद्रवियों ने जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। रांची को हिंसा की आग में जलाने के पीछे गैंग्स ऑफ वासेपुर का नाम सामने आया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसका नाम आपने अनुराग कश्यप की बेहद मशहूर फिल्म के लिए सुना है। आगे से रोकिए इन लोग को। लेकिन यहाँ रील नहीं, रियल लाइफ में वासेपुर गैंग की एंट्री हुई है। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा है सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। रांची की हिंसा को लेकर पुलिस की जांच में एक व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है। जानकारी मिली है कि वासेपुर गैंग नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 10 जून को विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटाई गई थी। और जो भीड़ रांची में जुटी उसने क्या किया ये पूरे देश ने देखा। यहाँ पे पूरा काउंटर को पलट दिया गया है, तोड़ दिया गया है उपद्रवियों के द्वारा। यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के सामने प्रसाद बिकता है, नारियल बिकता है, श्रद्धालु इसको लेके अंदर डालते हैं, लेकिन इसको भी तोड़ फोड़ दिया गया, पलट दिया गया। प्रसाद का दुकान हमारी ये सब है, लूटपाट कर रही है। लोग आए थे, पूरा प्रसाद गिरा दिए हैं, ये लोग तोड़ फोड़ कर पूरा किए हैं। 10 जून यानी शुक्रवार के दिन रांची में भी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए आपत्तिजनक बयान के बाद प्रदर्शन हुआ और देखते ही देखते प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे। रांची हिंसा में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा यह है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से करीब 1 दर्जन लोग एक हफ्ते पहले ही रांची पहुंच गए थे, जो मुस्लिम युवाओं को प्रदर्शन करने और हिंसा करने के लिए उकसा रहे थे। बताया जा रहा है कि सहारनपुर से आए लोगों ने ही गलत तरीके से मन में सांप्रदायिकता का जहर घोला, जिसका असर शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसा के तौर पर दिखाई दिया था। रोड में पीछे एकरा मस्जिद है, वहाँ से जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। इस्लाम जिंदाबाद, नुपुर शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। गलियों में 80 से 90, 20 से 25 साल के युवा मुस्लिम खड़े थे, नकाब पहनकर, चेहरे पे रुमाल बांधकर उस भीड़ में शामिल हो गए। जो प्रदर्शनकारी थे उनके साथ हो लिए। जो उसका जो प्रदर्शन है वो हिंसा में तब्दील हो गया। इस सबसे साफ दिख रहा है कि ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है। पहले से ये इसकी प्लानिंग जो है की गई थी। वहीं इसमें ये भी बात सामने आ रहा है कि सहारनपुर से कुछ लोग एक हफ्ता पहले यहाँ पे आए थे। यहाँ पे युवा मुस्लिम को वो भड़का रहे थे धर्म के नाम पर। रांची पुलिस सहारनपुर से आए लोगों की पहचान में जुटी है और इतना ही नहीं, यूपी से हिंसा को लेकर फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। 12 लोग आए थे। अभी मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। यूपी से शायद टेरर फंडिंग हुआ है। नहीं, ऐसा अभी कोई क्लू नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। अभी मेरा इन्वेस्टिगेशन जारी है, एक बार इन्वेस्टिगेशन मेरा हो जाए तब बता पाएंगे कुछ।
बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर सबसे पहले हिंसा 3 जून को यूपी के कानपुर शहर में हुई थी। यहाँ भी हिंसा का वही फॉर्मूला अपनाया गया था। दोपहर तक बिल्कुल शांति थी। नमाज का वक्त हुआ। नमाजी मस्जिद में नमाज अता करने पहुंचे, लेकिन मस्जिद से बाहर निकलने के बाद कानपुर की नई सड़क की तस्वीर बदल चुकी थी। अचानक से लोग नमाज से एकदम से छूटे। यहाँ जेंट्स लोग तो ज्यादा थे नहीं, कुछ लोग थे, तो इधर से कुछ लोग गए, इधर से पीछे यतीम खाना की मस्जिद से आए, इधर ये परेड से मस्जिद से आके अचानक से दुकानदारों के ऊपर हमला कर दिया। ईंटा पत्थर चलाने लगे। जब तक दुकानदार रोते भी लगते, हल्ला मचाएंगे बचाओ बचाओ, उतने समय ये लोग। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरह ठेले पर पत्थर भर कर लाए गए थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि नमाज खत्म करने के चंद मिनटों के भीतर पत्थर भी जमा हो गए, ठेला भी आ गया और हजारों प्रदर्शनकारी भी जुट गए। जब सवाल हुआ कि ये सब कैसे हुआ, तो सामने आया हिंसा की साजिश वाला एंगल। हयात जफर हाशमी को कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हयात जफर हाशमी के मोबाइल से हिंसा की साजिश वाले सबूत मिले हैं। हयात जफर के मोबाइल से 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं और हर ग्रुप में बाजार बंद करने और बवाल मचाने का ब्यौरा है। हिंसा के दिन हर पल का अपडेट ग्रुप में किया जा रहा था। हयात से पूछताछ में सामने आया है कि कानपुर का बिल्डर हाजी वसी फंडिंग कर रहा था। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हिंसा की साजिश वाली ये स्क्रिप्ट पाकिस्तान से भी लिखी जा रही थी। पैगंबर विवाद में 7,000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट फेक न्यूज के सहारे भारत में दंगे भड़काने की साजिश रच रहे थे।